जय हिंद देश के निर्माताओं। चलिए कंटिन्यू करते हैं जुडिशरी। अभी तक रिवीजन करेंगे सिर्फ 1 मिनट में। क्या क्या हम कर चुके हैं। हम ज्यूरिसडिक्शन के बारे में जान चुके हैं, हम पावर्स के बारे में जान चुके हैं। फर्दर वी ऑल्सो हैव known about the 3 judges case, appointments, independence of our judiciary। और ये सारा कुछ करने के बाद हम आइडियोलॉजी के बारे में भी समझ गए हैं। कुछ हमने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जाना, एक्टिविज्म के बारे में जाना और ओवर रीच के बारे में भी हम एक आइडिया ले चुके हैं। इसके अलावा हमने ज्यूरिसडिक्शन में इलेबोरेट तरीके से हमने ये देखा था कि आर्टिकल 142 क्या कहता है। यहाँ पे पावर्स में हमने अलग अलग आर्टिकल्स किए थे। ये सारा कुछ कर चुके हैं। तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इन टुडेज प्रेजेंटेशन वी विल ट्राई टू कवर फर्स्ट द हायरार्की, द स्ट्रक्चर of our judiciary. Secondly, we will also try to cover up the constitutional provisions. The constitutional provisions for the control and the systematic arrangement of our जुडिशरी, दैट इज इसको ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, इसके आगे की चीज़ है। थर्डली वी विल ऑल्सो ट्राई टू फोकस ऑन एडीआर। व्हाट इज एडीआर। देखिए एडीआर पूरा इस लेक्चर में, इस प्रेजेंटेशन में कवर नहीं किया जा सकता, हम उसका एक आइडिया लेंगे। तो एडीआर क्या है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये चीज़ क्या है, कैसे है, ये पढ़ने की आज कोशिश करेंगे। सिर्फ आइडिया लेंगे क्योंकि एडीआर का प्रेजेंटेशन बहुत लंबी होने वाली है, तो इसलिए हम उसको एक ही लेक्चर में, एक ही प्रेजेंटेशन में कोशिश करेंगे कि वो कवर हो सके। वो एक अलग से लेक्चर बनेगा। तो शुरू करते हैं। हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हमारे कोर्ट्स का स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए चलिए स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। आई थिंक यू विल बी रिमेंबरिंग दिस हायरार्की फ्रॉम अवर रिसेंट लेक्चर्स, जिसमें इस तरह का कुछ बनाया गया था। In that particular lecture we had a bleak understanding about this structure, but today we are going to elaborate our research and our study corresponding to this setup in our country. So Supreme Court is the highest, that is there is none higher than Supreme Court in our country. Then comes high courts. High courts are the highest courts in a state or states. There is a difference. High means high, supreme means none higher than itself. अब यहां पे एक चीज आप समझिए कि जो हाई कोर्ट है, हाउ इज इट कि भाई ये जो हाई कोर्ट एक स्टेट का होता है और इट इज मोर देन वन स्टेट। देखिए इनिशियली तो एक स्टेट का एक ही था। अगर पंजाब है तो एक ही होगा, दिल्ली अब यूटी है उसका भी एक ही होगा, मध्य प्रदेश 1, महाराष्ट्र 1 एक्सेट्रा। सो व्हाट हैपेंड दैट कि भाई हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं वो एक से ज़्यादा स्टेट्स तक अपनी ज्यूरिसडिक्शन बढ़ा दिया उन्होंने, कई हाई कोर्ट्स ने। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे एक अमेंडमेंट हुई थी, 7th अमेंडमेंट। इस 7th अमेंडमेंट के कारण जो ज्यूरिसडिक्शन कुछ हाई कोर्ट्स की है, दैट हैज़ बीन एनलार्ज्ड टू मल्टीपल स्टेट्स और सम यूटीज आर ऑल्सो एडेड। तो इसके कारण ऐसा हुआ। ऐसा क्यों हुआ? देखिए ऐसा कई कारणों से हुआ। तो सबसे बड़ा कारण था कि या तो देखिए जो स्टेट्स पहले जो उनका स्ट्रक्चर था वो यूनिफाइड था, दैट इज जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़।
ये एक ही स्टेट थी, दैट वाज पंजाब बिफोर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या है वो किसी और दिन की बात है। यहाँ पे आप ये समझिए कि एक तो ये कारण था कि पहले वो एक बड़ी स्टेट थी, उसके लोग, उसके जो कल्चर वगैरह है उसमें एक यूनिफिकेशन मिली, जिसके कारण ज्यूरिसडिक्शन एक हो गई। दूसरा बड़ा कारण क्या है? पैसे की किल्लत, जजेस की किल्लत। किल्लत किस चीज़ की? इंफ्रास्ट्रक्चर की, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। अभी भी आप अगर, शायद आपको पता हो इस चीज़ का, हमारे भारत में हमारी जुडिशरी में अभी भी जजेस पूरे नहीं हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जजेस पूरे नहीं हैं, केस पेंडिंग जा रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी गड़बड़ पैदा हो रही है। तो इसके कारण कई कारण ऐसे सामने आए, तो इसलिए 7th अमेंडमेंट की गई कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये बोला गया एक्सक्यूज मी, कि हम यहाँ पे एक स्टेट नहीं लेके चलेंगे। हम क्या करेंगे? 7th अमेंडमेंट में मोर देन 1 स्टेट तक भी ज्यूरिसडिक्शन हो सकती है किसी भी हाई कोर्ट की। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये 7th अमेंडमेंट करने के बाद ज्यूरिसडिक्शन में फ़र्क दिखने लगा। तो यहाँ पे जो ये अमेंडमेंट है ये कहाँ पे है? जाहिर सी बात है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। अगर हाई कोर्ट में कोई भी आप बदलाव करना चाहते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा अंडर आवर अमेंडमेंट रूल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन, तो यहां पे हाई कोर्ट का हमने कुछ समझा। अब हाई कोर्ट के आगे जो ज्यूरिसडिक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिसडिक्शन है, वो कहां पे है? वो 2 वर्गों में हमने उसका विभाजन किया हुआ है। दैट इज, एक तो है मेट्रोपॉलिटन एंड द सेकंड इज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन। अब ये दोनों क्या चीज है? देखिए, मेट्रोपॉलिटन एक ऐसा शहर होता है जिसकी जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा हो। अब ये कितनी ज्यादा हो, कैसे ज्यादा हो, वो भी समझेंगे, बट आप ये समझिए जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली एक बड़ा शहर है, बॉम्बे एक बड़ा शहर है, कोलकाता एक बड़ा शहर है। तो वो शहर जिसकी जनसंख्या काफी ज्यादा हो। अब यहाँ पे अगर आप डिस्ट्रिक्ट की बात करें या सेशन की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है सर, कि जो पॉपुलेशन होती है वो दैट इज़ नॉट एज मच एज कंपेयर टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। चंडीगढ़ इज़ ए मेट्रोपॉलिटन सिटी। आई होप इट इज़ क्लियर। सो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन को समझते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे आगे जाके 2 चीज़ें निकलती हैं, एक है डिस्ट्रिक्ट, एक है सिविल एंड द अदर इज सेशन। For those of you who do not know the difference between these two, civil is basically related to civil suits, civil cases, जिसमें ज़मीन के, पारिवारिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, while session is related to criminal cases. क्रिमिनल केसेस, फॉर एग्जाम्पल नेगोशिएशन एक्ट, जिसमें चेक बाउंस हो जाते हैं, किसी को मार दिया, किसी को कुछ कर दिया, दैट इज क्रिमिनल केसेस, तो उसके लिए सेशन चलता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाई कोर्ट है वो 2 तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट सेशन और दूसरे मेट्रोपॉलिटन, फिर सिविल और क्रिमिनल। तो सिविल का स्ट्रक्चर क्या होता है? सिविल का स्ट्रक्चर बहुत आसान है। पहले आप समझिए, इधर से शुरू करते हैं। सेशन में क्या होता है? सेशन में सर ऐसा है कि शुरुआत होती है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से। ये 2nd क्लास के हैं। इनके ऊपर, क्योंकि ये 2nd क्लास है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ 1st क्लास। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। 1st क्लास, यह है 2nd क्लास। इसके ऊपर एक चीज और आ जाती है, इसके ऊपर आएगा सर सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में जो क्रिमिनल केसेस है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो देखे जाएंगे। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, क्लियर? ये हैं ताल्लुक लेवल पे या तहसील लेवल पे। अब यहां पे सिविल केसेस देखने के लिए क्या होगा? सिविल केसेस देखने के लिए हमारी जो शुरुआत है वो मुंसिफ के कोर्ट से होगी। मुंसिफ के कोर्ट से, जिसमें रेवेन्यू वगैरह देखा जा सकता है। फिर उसके बाद एक यहां पे आएगा, मुंसिफ के बाद यहां पे आते हैं जूनियर सिविल जज।
इनके बाद ये इनके ऊपर जो कोर्ट होगा वो होगा सब कोर्ट, और सब कोर्ट के बाद होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जाहिर सी बात है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट पे होगा, मुंसिफ के जो कोर्ट्स हैं वो तहसील पे होंगे। आगे ऊपर बढ़ते जाएंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन जो कोर्ट्स आ जाते हैं उसमें भी ऐसे ही है, सिविल और क्रिमिनल मैटर को देखा जाता है। सिविल और क्रिमिनल मैटर्स को देखने की कोशिश की जाती है। तो सिविल देखते हैं, उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आ जाते हैं कोर्ट्स ऑफ स्मॉलर कॉज, ये इनके जो ऊपर हायर अथॉरिटी है वो है सिटी काउंसिल। ऐसे करके चलता है इनका सिस्टम। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए जो कोर्ट ऑफ स्मॉलर कॉज है क्या वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? सर नहीं, इट इज़ नॉट ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पार्ट नहीं है, वो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स की जो हायरार्की है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। दिस शुड बी वेरी क्लियर। आपको ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा और जुडिशरी का जो एलिमेंट है वो प्रॉपर क्लियर आप नहीं कर पाओगे। दूसरी तरफ जो हमारे क्रिमिनल स्ट्रक्चर है उसमें एक्सक्यूज मी, तो यहां पे भी वैसे ही है। देखिए यहां पे हमने जो देखा था जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, यहां पे मेट्रोपॉलिटन आएगा। तो यहां पे आएगा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का एक तो कोर्ट होगा, इसके ऊपर चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होगा, फिर ऊपर इसके आ जाएगा सेशन कोर्ट। तो इस तरह कर हम इसकी हायरार्की को देख सकते हैं। यहां पे मेरा एक सवाल है, हाउ कम दैट हाई कोर्ट हैज द पावर टू कंट्रोल और टू एडमिनिस्ट्रेट ऑल दीज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स? हाई कोर्ट के पास पावर कैसे है? हाउ कैन वी से दैट? क्या इसके लिए कोई नियम है, कोई प्रोविजन है? जी सर, इसकी एक प्रोविजन है जो हाई कोर्ट को अब इतनी ज्यादा ताकत दे रही है, और वो प्रोविजन क्या है? इट इज आर्टिकल नंबर 227। इट गिव्स द पावर टू हाई कोर्ट टू एडमिनिस्ट्रेट ऑल द लोअर कोर्ट्स। तो यहां पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक चीज मैं आपको यहां पे और साफ कर देना चाहता हूं, अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों कोर्ट्स में से अगर कोई भी कोर्ट रूल पास करता है, डिक्री देता है, ठीक है, तो वो जो कोर्ट्स हैं, वो जो डिक्री हैं, वो वैसे की वैसे इन कोर्ट्स को फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये बहुत साफ होनी चाहिए बात। अगर AIR ऑल इंडिया रूलिंग्स, दैट इज सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स की मोटी मोटी बुक्स होती हैं, उसमें ऐसा कुछ दिया होता है, तो अगर वकील साहब केस में अपनी जो आर्गूमेंट है उसमें वो चीज़ रख देंगे कि सर सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी रूलिंग दी है, ऐसी डिक्री दी है, तो जज क्या करेंगे? जज उनको कंसीडर करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट की जो बात रखी है उसको प्रायोरिटी देंगे। इस तरह अगर ये सारा सिस्टम, आर्टिकल और स्ट्रक्चर और हायरार्की ऐसे फॉलो की जाती है। मूविंग ऑन, तो आगे जो हमारा आर्टिकल है वो एक और तरह के जुडिशियल सिस्टम को बना के रखता है, उसे हम कहते हैं ट्राइब्यूनल्स। अब ये ट्राइब्यूनल्स जो हैं ये अलग एक साइड स्ट्रक्चर है, राइट? तो ये जो ट्राइब्यूनल्स है ये हमारे आर्टिकल नंबर 323 में बताए गए हैं कि ट्राइब्यूनल्स क्या करते हैं। देखिए जी, कभी अगर आपने NGT का नाम सुना हो, व्हाट इज NGT? NGT इज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो लेट मी क्लैरिफाई दैट what is the purpose of tribunal? The sole purpose of tribunal is to consider the cases regarding a single matter. For example, the green tribunal is taking cases related to the environment,
Further, for example, if we consider company law tribunal, that is dealing with the company law, tribunal has a very definitive set of instructions given by the higher court that you have to follow a certain field of cases. You are not supposed to tackle all the general cases, but you are very specific in your procedure. So tribunals are special courts. These are special courts that hear specific cases. Clear? So this is how tribunals work. While there are two provisions of this act, one is A and other is B. So article number 323 of the Constitution of India has a subpart which is A, which says there should be administrative, which deals with administrative tribunals, while the B part deals all other. So this is how our structure varies at the highest level and it diversifies at the lowest level, while there is another set of hierarchy or another set of dispute resolution which is based on tribunals, and it is very specific in nature. Moving on, let us say if you want to be a judge in Supreme Court, what are the eligibility criteria that you have to follow to be a judge of Supreme Court? How can you follow those, and what are those? So let us begin. If you want to be a judge in Supreme Court, first of all, it is very certain that you are supposed to be a citizen of India. This is common sense. If you are to serve as a judge in the judiciary of Democratic of India, Republic of India, then you have to be a citizen of that particular democracy. I hope this makes sense. Further, there is some condition that either you have served the High Court as a judge for 5 years, or you have served 10 years as an advocate in High Court, served 10 years as a judicial officer. Further, there is one more condition. The condition says that if the collegium thinks or the president think that you are distinguished, distinguished means you are very intelligent, you are very intellectual, distinguished or prominent knowledge of law. That means you have a very sharp mind, you have a very brilliant intellect, and you have extreme knowledge, a prominent and distinguished knowledge about the law. Then you are eligible to be a judge in Supreme Court. Let me clarify that this provision is not valid in high courts. अगर आप हाई कोर्ट की बात करेंगे, हाई कोर्ट का जज बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ये नहीं है कि आपने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं, आपका दिमाग बहुत अच्छा है, आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, तो आप इस चीज़ को यूज़ करके हाई कोर्ट का जज बन सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है. तो ये प्रोविजंस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए ज़रूरी है. तो अगर आप बनना चाहते हैं तो फॉलो दिस. सिटीजन्स तो मोस्ट ऑफ अस हैं ही, और 5 इयर्स जज बन सकते हैं हाई कोर्ट के, या फिर आप ये प्रोविजन फॉलो कर सकते हैं. तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट. यहाँ पे हम इस चीज़ को एक बार रोक रहे हैं क्योंकि मोर और लेस इट इज़ कंप्लीट. अगर आप और भी इन डेप्थ इसमें से जानना चाहते हैं तो आप मुझसे वो बात कर सकते हैं, और अगर इस तरह की कोई बात आती है तो हम उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे. एक से ज़्यादा प्रेजेंटेशंस तैयार होंगी. तो लेट अस मूव ऑन. छोटा सा आइडिया लेते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का. व्हाट इज एडीआर?
इट इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। बहुत बड़ी सी टर्म है। संविधान में क्या इसका रेफरेंस आता है? जी नहीं सर, संविधान में इसका कोई भी रेफरेंस नहीं है। तो फिर हमने इसको शुरू क्यों किया? कारण क्या था? शुरू इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे केसेस पेंडिंग थे। केसेस की जो पेंडेंसी थी वो है। दूसरी चीज, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। किसके पास? जुडिशरी के पास। थर्ड चीज, इसका बर्डन कम करने के लिए। बर्डन क्या? जो केसेस, छोटे छोटे केसेस होते हैं, उनको फटाफट निपटाने का जो भी कुछ था वो यहां पे आया। अब यहां पे देखिए ये चीज है क्या? एडीआर है क्या? अगर आपने कभी भी फिल्म्स वगैरह देखी हो तो वहां पे पंचायत होती है। मैं पंचायत टेक्निकल टर्म की बात नहीं कर रहा, मैं एक ग्रुप ऑफ पीपल जो एक मसले को सुनकर उनका निपटारा करते हैं, उस पंचायत की बात कर रहा हूं। तो उसके जो पंच होते हैं वो लोगों की बातें सुनते हैं, पार्टीज की जो डिस्प्यूट है उसको सुनते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं। इस तरह का कुछ वहां पे होता है। ये है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो जो पंचायत हैं, सिर्फ ये पंचायत ही नहीं है जो इस तरह का डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे चीजें हैं, जैसे लोक अदालत है, फैमिली कोर्ट्स हैं, उसके बाद आर्बिट्रेशन है, मीडिएशन है, इस तरह का बहुत कुछ है। तो ये शुरुआत कहां से हो रही है? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, सारा कुछ है, पर पावर कहां से आ रही है? वेयर इज द पावर हिडन? हु गिव्स द पावर? बना कैसे ये? तो सर, पावर आ रही है पार्लियामेंट से, पावर आ रही है एक स्टैट्यूट से, मतलब एक लॉ से। एक्सक्यूज मी। तो यहां पे एक एक्ट बना था, रिसेंटली बना है, ज्यादा टाइम नहीं लगा उनको। तो ये जो एडीआर है, 1996 में एक एक्ट पारित किया गया, एक बिल पारित किया गया, एक्ट बनाया गया, जिसका नाम था आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट ऑफ 1996। इस तरह का एक एक्ट बना के तैयार किया गया। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये एक्ट है तो किसने बनाया होगा? पार्लियामेंट ने बनाया होगा। पार्लियामेंट में कौन बैठते हैं? एमपीज बैठते हैं। एमपीज बैठते हैं जो हमारे द्वारा चुने गए। तो दिस इज हाउ इट इज। तो यहां से ताकत मिल रही है पार्लियामेंट से, एक कानून पारित करके एडीआर का जो विचारधारा है उसको बनाया गया। फिर उसकी लागू करना, उसको शुरू करेगा कौन? लागू करेगा एग्जीक्यूटिव। तो यहां पे आज का हम लेक्चर प्रेजेंटेशन यहां पे इसको पॉज करते हैं। कल क्या करेंगे? टुमारो वी विल हैव डिटेल्ड अकाउंट, डिटेल्ड स्टडी, इन डेप्थ सर्च ऑफ एडीआर। किस तरह एडीआर काम करता है, कौन कौन से कोर्ट्स आते हैं, किस तरह वो प्रोसीड करता है, और उसका आज का स्टेटस क्या है। कल मिलते हैं। कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। थैंक यू।